अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे करने लगे दैट इज़ ग्रुप ए स्टेप पायोजेनिस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है कि ये वाली जो मैंने काफ़ी गंदा किया हुआ है इस स्केच को, लेकिन समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ है कि जो इस रीजन में है ना सारे ये वाले ये जो ग्रीन से हाईलाइट किए हुए मैंने, ये वाले सारे डार्क ग्रीन, ये हैं हमारे पास टॉक्सिन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ काज करेगा ना, जो टॉक्सिन्स की वजह से डिजीज़ होंगी वो ये वाली हैं सारी। देन अगर हम दरमियान में आ जाए, ये वाला जो बंदा है ना, ये वो वाली डिजीज़ दिखा रहा है जो पायोजेनिक डिजीज़ हैं, जिनको किसी टॉक्सिन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली पायोजेनिक यानी स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ काज करवा देता है। और यहाँ पर ये जो दो लोग खड़े हैं, ये हमारे पास वो वाली डिजीज़ जो इम्यूनिटी की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, इम्यूनिटी रिलेटेड हैं। ठीक है, तो 3 तरह के ये इन्फेक्शन करवाते हैं, वो 3 तरह के मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ये इम्यूनिटी वाले हो गए, ये हमारे पास हो गए जो पायोजेनिक है, और ये हमारे पास हो गए टॉक्सिन्स की वजह से। सबसे पहले हम टॉक्सिन्स का देख लेते हैं। यहाँ पर ना सबसे पहले आपने ये वाला जो पर्सन है ना, इससे रिलेटेड 3 सिम्टम्स हैं यहाँ पर, वो तीनों रेड चीज़ें हैं। और वो तीनों जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो रेड हैं, तो वो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन की वजह से काज हो रही हैं। आपको पता है कि हम रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, तो वहाँ से याद कर लो किसी ना किसी तरह से कि जो एरिथ्रोसाइट है हमारे पास, जो एरिथ्रोसाइट है वो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन यानी रेड कलर की चीज़ें। अच्छा, अब रेड कलर में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन क्या करवाएगा, स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर की सबसे पहले सिम्टम क्या होगी, स्ट्रॉबेरी टंग। तो ये देखें, इस पर्सन की टंग भी बाइट आई और इसने स्ट्रॉबेरी हाथ में पकड़ी हुई है, तो स्ट्रॉबेरी टंग। ठीक है, नीचे आ जाए हम थोड़ा सा। दूसरी स्कारलेट फीवर में क्या चीज़ आती है, फ्रेंजाइटिस। तो ये देखें, इसने ये जो गले में जितने भी लोगों ने आपको इनके फ्रेंजाइटिस, ये यहाँ पर हैंडकरचीफ जिन्होंने भी लिए हुए हैं, तो ये फ्रेंजाइटिस को शो करने के लिए, ये भी। ठीक है, तो ये फ्रेंजाइटिस शो कर रहा है, ये स्ट्रॉबेरी टंग। थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है टेडी बियर, और यहाँ पर आप देखें कि इसको सारे को रेड किया हुआ, लेकिन इसके फेस को स्पेयर कर दिया है। तो स्कारलेट फीवर में 3 काम होते हैं, एक तो स्ट्रॉबेरी टंग, फ्रेंजाइटिस, और रैश बन जाते हैं पूरी बॉडी पर, लेकिन फेस पर नहीं बनते, फेस स्पेयर रहता है। तो ये 3 काम होंगे हमारे पास स्कारलेट फीवर में, और तीनों रेड चीज़ें हैं, रेड फ्रेंजाइटिस, रेड स्ट्रॉबेरी वाला और रेड ही है। तो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन स्कारलेट फीवर काज कराएगी, जो हमने इस बंदे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टॉक्सिन आ जाएगी, वो है हमारे पास पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए। पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना, ये सुपर एंटीजन को शो करने के लिए 1-2 और भी आगे स्केच आएंगे, उसमें भी हम देखेंगे। इवन स्टेफ एओरियस वाले स्केच में भी जब उन्होंने सुपर एंटीजन शो करना था, उन्होंने ये वाला दिखाया था। तो यहाँ पर भी ये सुपर एंटीजन को शो कर रहा है, और सुपर एंटीजन क्या है, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए। एज अ सुपर एंटीजन एक्ट करेगी, और ये क्या काज करेगी, टॉक्सिक शोक। जहाँ पर भी सुपर एंटीजन आ गया, वहाँ पर टॉक्सिक शोक आपको याद आ जाना चाहिए। तो एक टॉक्सिन ने स्कारलेट फीवर करवाया, दूसरी टॉक्सिन ने टॉक्सिक शोक करवाया। अब हम तीसरी की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा टेडी है उसको आप देख सकते हो कि उस पर एक तो बी लिखा हुआ है ना, तो आप उन्हें याद रखना है कि एक्सोटॉक्सिन बी जो है ना, वो ये वाली डिजीज़ कराएगी। जिस तरह से ऊपर एक्सोटॉक्सिन ए जो थी वो टॉक्सिक शोक करवा रही है ना, ये वाला, तो यहाँ पर एक्सोटॉक्सिन बी जो है ये वाली डिजीज़ करवाएगी। और ये बी डिजीज़ कौन सी है कि ये आप देख सकते हो कि इसकी जो लिम्ब है ना, ये ख़त्म हो रही है, नेक्रोसिस हो रही है यहाँ पर। तो नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस, एक्सोटॉक्सिन बी क्या करवाएगी, नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस। तो इस वाली साइड पर सारी टॉक्सिन रिलेटेड डिजीज़ थी वो हमने कर ली हैं। नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस काज होगा एक्सोटॉक्सिन बी की वजह से, टॉक्सिक शोक काज होगा एक्सोटॉक्सिन ए की वजह से, और ये स्कारलेट फीवर काज होगा एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन की वजह से। इसके अलावा स्ट्रेप्टोलाइसिन और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस भी होता है हमारे पास। उनके मेन हमने डिफरेंसेस करने होते हैं, वो हम बुक से देखते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेप्टोलाइसिन और एस है ना, इसके मेन डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस इसकी क्या हैं, जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है ना, इसको ऑक्सीजन इनएक्टिवेट कर देती है, ऑक्सीजन लेबाइल है, इसीलिए ये सिर्फ तब ग्रो करेगा, ये बीटा हेमोलिसिस तब करवाएगा जब कॉलोनीज ग्रो करेंगी अंडर द सरफेस ऑफ ब्लड एगर की सरफेस के अंडर, ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेबाइल है। और ये जो स्ट्रेप्टोलाइसिन एस है, ये ऑक्सीजन लेबाइल नहीं है, ये ऑक्सीजन स्टेबल है। तो ये ओवर द, जब कॉलोनीज ओवर द हमारे पास ब्लड एगर प्लेट ग्रो करेंगी, तो ये तब भी हीमोलिसिस करवा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी हीमोलिसिस करवा सकते हैं जब अंडर द सरफेस जब ब्लड एगर ग्रो करेंगे कॉलोनीज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या रहता है, ये जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है ना, ये एंटीजेनिक है। एंटीजेनिक का क्या मतलब है कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये वाला पॉइंट अपने याद रखना है कि दिस इज एंटीजेनिक। और जो स्ट्रेप्टोलाइसिन एस है, ये एंटीजेनिक नहीं है, इट इज़ नॉट एंटीजेनिक। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अपने याद रखना है कि जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, जो मैंने कहा एंटोजेनिक है, इसकी जो एंटीबॉडीज़ बनती है ना, ASO जिनको हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस में। जब किसी पेशेंट का डायग्नोसिस करना होता है ना कि भाई इस बंदे को स्टेप पायोजेनिस हुआ है, उसका इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके ASO टाइटर चेक किया जाता है, उसमें एंटीबॉडीज़ देखी जाती हैं। अगर तो उसमें स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो इट मीन्स उसको
स्ट्रेप पायोजेनिस का इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो क्योंकि ये एंटीजेनिक ही नहीं है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस वाला, तो इसमें ये पॉइंट नहीं आप देख सकते। तो ये हमारी टॉक्सिन्स पूरी होंगी। इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन मैंने बता दिया, स्कारलेट फीवर काज करते हैं, जो कुछ काज जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलेंगे वो भी मैंने बता दी। पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन है नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस नहीं सॉरी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाएगा। बी जो है वो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस कराएगा, वो जो टेडी पे बी लिखा हुआ था, और ये दोनों भी हमने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं स्केच पर। अच्छा, मैंने कहा था कि ये वाला जो रीजन है ये है टॉक्सिन के लिए, और ये जो बंदा है ना दरमियान में खड़ा स्माइली फेस के साथ, ये हमारे पास पायोजेनिक डिजीज़ के लिए, जितनी भी स्किन रिलेटेड डिजीज़ हैं वो वाली। अच्छा देखो, इस पर 3 चीज़ें आ जानी। एक तो इसका फ्रेंजाइटिस, ये आपने याद रखना है। नंबर 2 इसका ये जो हैंड्स हैं, यहाँ पे ग्लव्स बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना आपको, सेलुलाइटिस एंड एरिसीपेलिस, वो आपने इस ग्लव से याद रखना है। सेलुलाइटिस एंड एरिसीपेलिस काज करवाते हैं, फ्रेंजाइटिस काज करवाते हैं। और तीसरा ये जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इसकी सरफेस देखें ज़रा, इम्पेटिगो याद आ रहा है ना, इसकी सरफेस को देखें तो इम्पेटिगो, फ्रेंजाइटिस और सेलुलाइटिस एंड एरिसीपेलिस 3 डिजीज़ जो पायोजेनिक ये काज करवाता है, वो आपने इस बंदे से याद रखनी है। और इससे आपने स्कारलेट फीवर याद रखना है, टेडीज़ आपने इस वाले से आपने नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस याद रखना है, और इससे आपने टॉक्सिक शॉक याद रखना है। सारा रिवाइज हमने कर लिया। अच्छा, आप इन दोनों पर आ जाओ। ये दोनों जो है ना, ये आपको वो वाली डिजीज़ शो करवा रहे हैं जो इम्यूनिटी रिलेटेड होती हैं, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारे पास स्ट्रेप पायोजेनिस है उससे इम्यूनिटी रिलेटेड 2 डिजीज़ होती हैं, एक रियूमेटिक फीवर और दूसरी ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस। तो जो रियूमेटिक फीवर है ना, वो हमारे पास तब होती है अगर किसी बंदे को फ्रेंजाइटिस हुआ हुआ है ड्यू टू स्ट्रेप पायोजेनिस ए, मतलब स्ट्रेप पायोजेनिस की वजह से स्ट्रेप पायोजेनिस की वजह से फ्रेंजाइटिस हुआ है, वो उसको ट्रीट नहीं करा, फ्रेंजाइटिस बढ़ता जा रहा है, सीवियर होता जा रहा है, तो वो फ्रेंजाइटिस रियूमेटिक फीवर की तरफ जा सकता है। उस फ्रेंजाइटिस की वजह से उस बंदे को रियूमेटिक फीवर हो सकता है। इसको आप PR से याद कर लो, P और R एक जैसे लगते हैं ना, तो अगर फ्रेंजाइटिस है तो वो रियूमेटिक फीवर की तरफ जा सकता है, इस तरह से याद कर लो। अच्छा, अब रियूमेटिक फीवर आपने इस पर्सन से याद, इस सारे पर्सन से आपको विद इट्स कप के, इसके कप के साथ इसको मिला के आपको पूरा फ्रेंजाइटिस याद रहेगा। सबसे पहले इसकी यहाँ पर आ जाओ, इसको आपने मिट्रल वोल्व याद रखना है। इसकी मिट्रल से आपने याद रखना है कि जो फ्रेंजाइटिस है उसमें होता क्या। अच्छा, पहले फ्रेंजाइटिस की कहानी समझ लो थोड़ी सी। फ्रेंजाइटिस में क्या होता है कि असल में जब पायोजेनिस का इन्फेक्शन होता है ना, तो पायोजेनिस में होती है एक एम प्रोटीन। ये जो हमारा पायोजेनिस है ना, एक एम प्रोटीन बनाता है, ये जो बैक्टीरिया, जब ये एम प्रोटीन बनाते हैं ना, तो इसके अगेंस्ट बनती हैं एंटीबॉडीज़। अब जो एम प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी है ना, वो एंटीबॉडीज़ जाके अटैक करना शुरू कर देती हैं हमारे जॉइंट्स को, हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हार्ट में स्पेशली मिट्रल वोल्व को, ठीक है। यानी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती है। उस ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से क्या होता है कि मिट्रल वोल्व जो हार्ट का वो डैमेज हो जाता है, तो ये